Jai Hind, dear all students. I am Samir Kumar Gaur. Today's our topic is how to write an algorithm. Its basic. ये आपके चैप्टर 4 का ही पार्ट्स है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को अगेन रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर को लर्न करेंगे कि हम किसी भी एल्गोरिदम को स्मूथली कैसे राइट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जस्ट लाइक एज ए देयर आर नो वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग एल्गोरिदम। मीन्स एल्गोरिदम को राइट करने का कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। जितने भी पर्सन्स होंगे वो डिफरेंट स्टाइल्स में और डिफरेंट सिंप्लिसिटी में अपने कंपोनेंट्स को एंड अपने स्टेप्स को डिफाइन करके इजीली राइट कर सकते हैं। एंड इट इज़ प्रॉब्लम एंड रिसोर्स डिपेंडेंट जस्ट लाइक एज ए हम जो भी कंटेंट्स अवेलेबल होंगे, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, डेटा के वेरिएबल्स होंगे, उन सभी का यूज़ करके प्रॉब्लम को अच्छे से स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे। एंड स्टेप नंबर 3 इज़ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शेयर बेसिक कोड एंड कंस्ट्रक्ट लाइक लूप्स, डू फॉर व्हाइल, फ्लो, कंट्रोल, इफ एल्स, इट्स। These common construct can be used to write an algorithm. मीन्स हम रिसोर्सेस के साथ साथ में बहुत सारे डू वाइल, लूप, फॉर, कंट्रोल, इफ एल्स ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। एंड एल्गोरिदम राइट्स इन ए प्रोसेस एंड एग्जीक्यूटेड आफ्टर द प्रॉब्लम डोमेन इज़ वेल डिफाइंड। मीन्स हम किसी भी एल्गोरिदम के प्रोसीजर को अच्छे से डिफाइन करते हैं जिसमें डू एंड वाइल, फॉर लूप, इफ एल्स और सभी स्ट्रक्चर का बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। वेल डिफाइंड का मीन्स जिसमें स्ट्रेटली डायरेक्टली हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं एंड उसमें हमें कोई भी थिंकिंग या एक्स्ट्रा एबिलिटी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ ए एल्गोरिदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हाउ टू ऐड ए टू नंबर्स को ऐड करेंगे एंड प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे एंड अगेन हम स्यूडो स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें एक अच्छे से एल्गोरिदम को राइट करने का मेथड। कि मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है क्योंकि आपको पता है कि 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाने का मतलब है कि आपको 2 इनपुट मिलेंगे, 2 नंबर्स इनपुट में मिलेंगे और उन दोनों को ऐड करके आपको तीसरा जो रिजल्ट आएगा उसको आपको रिटर्न करना है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही वेल डिफाइंड है और इसके लिए हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का। तो यहाँ पर जो मेरा ऑपरेशन है वो है 2 नंबर्स को ऐड करने का। तो इसके लिए मैंने एंट्री पॉइंट रखूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक एल्गोरिदम का एक एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया यहाँ से स्टेप 1। स्टेप 2 में हम डिक्लेयर करेंगे 3 वेरिएबल्स। तो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि 2 वेरिएबल्स तो हमें चाहिएंगे हमारे 2 नंबर्स को स्टोर करने के लिए और तीसरा वेरिएबल हमें चाहिएगा हमारे आंसर को रखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई एक एल्गोरिदम लिखने जा रहे हैं तो हमारे पास सेट ऑफ डेटा होंगे। उन सेट ऑफ डेटा को रखने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक वेल डिफाइंड तरीका, मतलब कि एक बहुत ही अच्छे तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। वही डेटा स्ट्रक्चर होता है कि हम उससे डेटा को इफ़िशिएंटली रख सकें, स्टोर कर सकें और इफ़िशिएंटली रिट्रीव कर सकें। तो यहाँ पे मुझे 2 इंटीजर वैल्यू इनपुट मिलने वाली है। मीन्स मुझे इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स को बनाना पड़ेगा। उन दोनों को मैं ऐड करूँगा और जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर नंबर आएगा। उसके लिए मुझे एक तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे तो तीसरे कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पहले 2 कंटेनर लूँगा, 2 वेरिएबल लूँगा जिसमें कि मैं 2 यूज़र से इनपुट लूँगा A और B। उन दोनों को ऐड करूँगा और उन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं C वेरिएबल में डाल दूँगा। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि डिक्लेयर करना और डिफाइन करने में क्या डिफरेंस है। डिक्लेयर करना मतलब कि सिर्फ ये बता देना कि ये क्या है और डिफाइन करना मीन्स उसका डेफिनेशन देना कि इसके अंदर क्या रखने वाले हैं और अगर फंक्शन होगा तो वो कैसे वर्क करेगा। ये होता है डिफाइन करना या फिर डेफिनेशन होना। तो अभी हमने सेकंड स्टेप में सिर्फ डिक्लेयर किया है कि हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया है और ना ही इसमें कोई वैल्यू असाइन करी है।
थर्ड स्टेप में हम उसको डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर क्या वैल्यू इंसर्ट होगी। मीन्स यूज़र से हम दो इनपुट लेंगे ए और बी और उनको इन दो वेरिएबल्स में स्टोर कर देंगे। इसका मतलब थर्ड स्टेप में हमने डिफाइन किया है कि ए और बी के अंदर कौन सी वैल्यूज स्टोर होंगी। स्टेप नंबर 4 में हम ए और बी की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको स्टेप 5 में हम स्टोर कर देंगे वेरिएबल सी में, और जो हमारा वेरिएबल सी में जो इनपुट आएगा उसको हम डिस्प्ले कर देंगे स्टेप नंबर 6 में, और इस तरह से हमारा स्टेप नंबर 7 पे हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। सो इस तरह से हमने एल्गोरिदम को डिफाइन किया है, लेकिन मैंने बताया कि हर एक इंसान अलग अलग तरीके से एल्गोरिदम को लिख सकता है, डिफाइन कर सकता है। इसका अदर तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि इस तरह से भी हम इसी प्रोग्राम को इसी तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारा पहला स्टेप हो गया स्टार्ट करना, दूसरे स्टेप में हमने वैल्यूज़ को ले भी लिया, मतलब कि डिक्लेयर और डिफाइन दोनों कर दिया। यहीं पर ही हमने ए और बी को एक ही स्टेप में लिख दिया कि हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी और उसकी वैल्यूज़ को भी हमने ले लिया, और थर्ड स्टेप में हमने बोल दिया कि ए और बी को ऐड करके हम सी में स्टोर कर रहे हैं, और फोर्थ स्टेप में हमने बोल दिया कि उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे, और फिफ्थ में हमने अपना प्रोग्राम जो है वो एंड कर दिया, स्टॉप कर दिया। ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो तरीका है लिखने का, ये मोस्टली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लिखने के लिए, क्योंकि ये इजीली रीड हो सकता है, इजीली अंडरस्टूड होता है, और इस तरह के कोड को हम लोग सूडो कोड बोलते हैं। तो मोस्टली इसी तरह से डिफाइन किया जाता है स्टेटमेंट कि हम ये स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। तो जब भी आप कोई एल्गोरिदम डिफाइन करेंगे या कोई भी आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले आप उसकी स्टेप्स डिफाइन करेंगे, और नंबर ऑफ स्टेप्स जो होती है वो फाइनाइट होनी चाहिए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना हम स्टार्ट करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, C++, जावा, पाइथन, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एल्गोरिदम जो होता है, अब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत मैटर करती है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम लिखनी है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम मीन्स आपके पास सेट ऑफ नंबर्स हैं और आपको उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको पता है कि हर एक नंबर को बाकी सभी नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो पहला नंबर दूसरे नंबर से कंपेयर होगा, दूसरा नंबर तीसरे नंबर से कंपेयर होगा। तो मान लीजिए हर एक कंपैरिजन को मैं एक टाइम अलॉट कर दूं। मान लीजिए कि मुझे दो नंबर्स को कंपेयर करना है और उसमें जो टाइम लगने वाला है वो है 1 यूनिट। इसी तरह से मेरे पास मान लीजिए 10 नंबर्स हैं, तो 10 नंबर्स को मुझे कंपेयर करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 10 यूनिट। तो जितना ज़्यादा मेरे पास डेटा आएगा उतना ज़्यादा मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा मुझे टाइम बढ़ता जाएगा। तो कंपैरिजन पे डिपेंड कर रहा है कि कितना टाइम इंक्रीज होने वाला है। ये कहलाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस तरह से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेज़र करते हैं अलग अलग एल्गोरिदम की। डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अभी इसमें मैंने कंपैरिजन करवाया था, हो सकता है एडिशन हो रहा हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। तो हर एक ऑपरेशन जो है कुछ एक टाइम कंज्यूम करता है, और उन सारे टाइम को ऐड ऑन करके जो टोटल टाइम लगने वाला है उस एल्गोरिदम में, वो कहलाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि आपने मान लीजिए 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल डिफाइन किए हैं या डिक्लेयर किए हैं और उसमें वैल्यू स्टोर करी है, और भी बहुत सारे मेमोरीज लगने वाली हैं, जैसे कि आपका फंक्शन अलॉट होगा रैम में। तो उस रैम में जो तुम्हारा आपका जो मेमोरी एरिया है उसमें मैक्सिमम कितनी स्पेस एट अ टाइम लगेगी, वो आपका कहलाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपके एल्गोरिदम जितना कम टाइम ले और जितना कम स्पेस ले, वो सबसे बेस्ट एल्गोरिदम कहलाती है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको अब इसके बाद के जो ट्यूटोरियल होंगे 5 से 6 ट्यूटोरियल्स, वो मेरे इसी पे डिपेंड होंगे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी एल्गोरिदम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है। तो आगे के लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और ये बहुत ही बेसिक है लेकिन कंसेप्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग एल्गोरिदम पूरी पढ़ लेते हैं,
आपको एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर्स पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो वो नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक ही वीक है, वो स्टार्ट ही गलत, उनको पता नहीं होता है कि कैसे करना है। तो ये एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 या 2 से 3 तरह की अगर एल्गोरिदम अगर लिखते हैं तो आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, तभी आप डिफाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन सी एल्गोरिदम बेटर है और कौन सी वर्स्ट है और कौन सी एवरेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कमेंट एंड सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ करें और हमारे चैनल की अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।